हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 94 में। तो ध्यान दें बेटा जी, देखो अपन ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन को चैप्टर को पूरा किया और उसमें अपन ने लास्ट में टॉपिक पढ़ा अपने एपोमिक्सिस। यस, तो एपोमिक्सिस या उसको अपन कहें एगेमोस्पर्मी, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप हैं, अलैंगिक जननी है, ये अपने बताया था। हाँ देखो बेटा कि इन आवर्तबीजी पादपों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा दो टाइप का है यहां पर, अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन दो टाइप का बेटा। एक अपन बात करते हैं वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ये अपन पढ़ेंगे कायिक जनन, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। बोले तो बेटा कायिक प्रवर्धन, आराम से, कायिक प्रवर्धन, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां तो अपन पादप में बीज के अतिरिक्त, बीज को आप छोड़ दो, बीज के अतिरिक्त अन्य कोई कायिक भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट पौधे के निर्माण में प्रयुक्त होगा, है ना बेटा। और यहां अपन सीड की बात भी नहीं करेंगे, सीड की बात करना भी पाप है, मैंने कहा था। तो ये फेवरेबल कंडीशन में, यानी जो भी कायिक जनन का आधार बनेगा उसको आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हो, कायिक प्रवर्ध। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको अपन विस्तृत पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। यस बेटा। और एक अपने पढ़ा कि जो एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी, तो एक अलग ही थिंग थी एगेमोस्पर्मी। अब यहां तो देखो बीज की बात करना ही पाप है और उसको अपन विस्तृत लेवल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये एपोमिक्सिस एगेमोस्पर्मी, यहां देखो ए एंड नॉट गेमो यानी गैमेट बनते नहीं लेकिन फिर भी सीड बन रहे हैं। और यहां अपन बात रहे कि जो जन्नांग होते हैं उन्हीं की बीजाणुद्भिद या युग्मोद्भिद संरचनाएं प्रयुक्त हुई थी एपोमिक्सिस में, एगेमोस्पर्मी में। बात को समझे? तो ये लगता सेक्सुअल की तरह है, तो मिमिक टू सेक्सुअल है, अलैंगिक लेकिन सेक्सुअल की तरह लगता। तो ये अपन ने पूरा स्टडी कर चुके हैं अपन। अब बेटा जी देखो, मैंने आपसे कहा था कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में यानी इस लेक्चर में 94 लेक्चर में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो हम जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, और आपके सिलेबस में सेकंड एम्ब्रोलॉजी जो टेस्ट के सिलेबस में भी होगी, तो कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद अपन जो फ्लावरिंग प्लांट में या जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट में अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक प्रवर्धन का स्टडी करेंगे। यस। और बेटा जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि CLC यूट्यूब के ऊपर प्लांट डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और प्लांट एम्ब्रोलॉजी, तो प्लांट एम्ब्रोलॉजी का नीट 2013 से लेकर 2019 तक का पेपर सॉल्यूशन, बहुत अच्छे लेवल का पेपर सॉल्यूशन, जो नीट के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम में यानी नीट के अंदर 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे, CLC के यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लांट एम्ब्रोलॉजी यूनिट के नाम से वो क्वेश्चंस पढ़े हैं। आपको 100% नेक्स्ट डे यानी कल ही 1 घंटे का टाइम, आज या कल ही 1 घंटे का टाइम निकाल के, और बिल्कुल वो 1-1.25 घंटे का टाइम पीरियड के हैं वो क्वेश्चंस, तो उनको एक क्वेश्चंस को आपको कंसेप्ट देखने चाहिए। और आप फिर जैसे ही थ्योरी पे जाओगे सेकंड चैप्टर की, तो आपको A to Z लाइन क्लियर मिलेगी। यस बेटा। और अब देखो अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ करते हैं और फिर अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बात को समझ रहे हैं आप? क्लियर? तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन आप 100% देखें प्लांट एम्ब्रोलॉजी का, और जितने भी आपके रिलेटिव उनको जरूर दिखाएं। फिर जैसे नेक्स्ट और अगर आप जब भी 11th का रिवीजन करें तो और भी सारे पेपर्स वहां पर अवेलेबल हैं। यस बेटा। तो देखो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो पोलिनेशन के बाद के यानी डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन अपन ने पढ़ा, एम्ब्रियोजेनेसिस अपन ने पढ़ा, और उसके अलावा अपन बात कर रहा कि जो एंडोस्पर्म का या भी सीड का, फ्रूट का, एपोमिक्सिस से रिलेटेड, ये अपन क्वेश्चन अभी सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा जी क्वेश्चंस। हाँ तो बेटा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और कंसेप्चुअल पर्सन जो
बहुत अच्छे मेजर पेपर्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो बेटा ध्यान दें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक परिपक्व बीज में बीजांड काय के अवशिष्ट किसको प्रदर्शित करता है? आपको मैंने बताया था बेटा कि मैच्योर सीड, आपको बताया कि जब निषेचित बीजांड मैच्योर सीड बनाता है, परिपक्व बीज बनाता है, मैच्योर सीड बनाता है, इसका मतलब जब जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो मैंने आपको बताया था बेटा, कंसेप्ट को याद रखें कि जब जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है और परिपक्व एम्ब्रियो बनते समय तक अगर भ्रूणपोष का पूरा उपभोग हो जाए तो बनने वाले बीज होंगे अभ्रूणपोषी, नॉन एल्बुमिनियस, नॉन एंडोस्पर्मिक, और यदि भ्रूणपोष शेष रह जाए तो वो भ्रूणपोषी होंगे। यस, लेकिन अपने कहा था कि कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूसलस है, तो न्यूसलस आप समझ सकते हो कि निषेचन तक समाप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाकर फिर गुरु बीजाणु को पोषण देता है और निषेचन तक ऑलमोस्ट पादपों में नष्ट हो जाता है या डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन कभी कभी न्यूसलस अगर रिमेन रह जाए, न्यूसलस अवशिष्ट रह जाए, तो वह आपका होता है रेमेनेंट्स ऑफ न्यूसलस, यानी बीजांड काय का अवशिष्ट भाग। अब बेटा न्यूसलस क्या था? जब आपने ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो ओव्यूल के अंदर जो मेन उत्तक था वो न्यूसलस था, और वो न्यूसलस बेटा आपको पता है कि 2n था और वो बीजाणुद्विद उत्तक था, बीजाणुद्विद उत्तक। फिर उस न्यूसलस में से एक सेल डिफरेंशिएट हुई थी मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो फिर मेगास्पोर, और फिर फंक्शनल मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोष बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? तो फिर ये मान लो न्यूसलस, अभी अगर न्यूसलस शेष रहता है बीज में, तो ऐसे सीड को अपन ने कहा था पेरिस्पर्मिक सीड, यानी परिभ्रूणपोषी बीज, काली मिर्च और चुकंदर। तो परिभ्रूणपोषी बीजों में न्यूसलस शेष रह जाता है। अब न्यूसलस क्या है? पुरानी बीजाणुद्विद पीढ़ी है। तो देखो अकॉर्डिंग ऑप्शन, द्विगुणित जनक बीजाणुद्विद पीढ़ी है ना, डिप्लॉयड पेरेंट स्पोरोफाइट। तो पेरेंट स्पोरोफाइट ये पेरेंट प्लांट से तो आया ना, और पेरेंट प्लांट का पार्ट शेष रह गया। बात को समझे? क्योंकि न्यू स्पोरोफाइट तो जाइगोट है और एम्ब्रियो वो नई बीजाणुद्विद पीढ़ी है। एम्ब्रियो जो है वो नई बीजाणुद्विद पीढ़ी है। बात को समझे? अगर बीज के साथ अध्यावरण भी आते हैं तो पुरानी बीजाणुद्विद पीढ़ी है, पैतृक। तो देखो द्विगुणित जनक बीजाणुद्विद पीढ़ी, यानी डिप्लॉयड पेरेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो 100% बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। आया ना? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट। अब देखो बीजाणुद्विद द्विगुणित भविष्य की पीढ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य की पीढ़ी तो क्या हो सकता है? एम्ब्रियो हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। क्लियर? बीजांड काय भ्रूण, ये नहीं हो सकता है। क्लियर? और अपन कहेंगे एक से अधिक विकल्प सही, ये नहीं। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट आंसर होगा। कभी भी बेटा क्वेश्चंस को आप सोल्व करें तो बहुत तरीके से दिमाग लगाकर, थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी को पढ़नी होगी, और क्वेश्चन का आंसर चाहे आपको आ रहा है, लेकिन आपको तीनों ऑप्शंस को देखना होगा। इसलिए जब नीट 2013 से 2019 की प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन आप देखें, तो वहां वीडियो को पॉज करके आप चारों ऑप्शन पे वहां काम कर रखा है, तो बेटा वो 100% आप देखें। यस, तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। इसका आंसर फर्स्ट हो गया। और आपको मैंने परिभ्रूणपोषी बीज बताए थे, काली मिर्च और चुकंदर। तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट का कोई पार्ट आता है तो पैतृक स्पोरोफाइट पुरानी बीजाणुद्विद पीढ़ी होती है, और नया 2n बनता है तो नई बीजाणुद्विद पीढ़ी होती है। जैसे मैंने बीज में भी आपको 2 पीढ़ियां छुपी हुई बताई थी। बात को समझे? अब देखो बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पोली एम्ब्रियोनी, यानी बहुभ्रूणता के संदर्भ में एक विषम का आपको चयन करना है। पोली एम्ब्रियोनी के केस में आपको ओड वन को सेलेक्ट करना है, विषम का चयन करना है। तो देखो बेटा पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस, यानी जो ऑरेंज होता है, लेमन होता है, या फिर आम इनमें सामान्य होती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी आम में भी होती है, ओपेंसिया में भी हो सकती है, सिट्रस में भी हो सकती है, लेकिन किसमें नहीं हो सकती? चावल में। आप समझ सकते हो ना, चावल तो एक अंडा प्रतिउर्त अंडा से सिर्फ उसमें एक ही बीजांड होता है चावल, और उस चावल के बीज में, चावल का दाना एक फल और उसके बीज में केवल एक ही एम्ब्रियो होता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? थर्ड। ये विषम हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा? थर्ड हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? थर्ड। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन कि पॉली एम्ब्रियोनी के केस में विषम का चयन करें। फिर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखें, देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। और बेटा थर्ड क्वेश्चन जो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एपोमिक्सिस पढ़ाया उसी से रिलेटेड, तो ध्यान से सुनो बेटा। देखो किसके अतिरिक्त सभी के द्वारा
किसके अतिरिक्त? सभी के द्वारा निषेचन के बिना ही बीजों का निर्माण हो जाएगा। भाई विदाउट फर्टिलाइजेशन निषेचन भी नहीं हो तो लैंगिक नहीं है, लेकिन निषेचन में अगर बीज बने तो आप जानते हैं एपोमिक्सिस के मेथड होते हैं। और एपोमिक्सिस के मेथड होते हैं तो इसमें देखो पहला ऑप्शन आपका है कायिक प्रवध का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मैंने भी आपको शुरू में ही बताया था कि कायिक ये तो कभी भी नहीं हो सकता। यस, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि भाई कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जहां बीज की बात ही नहीं करते। पौधे का अन्य कोई भी कायिक भाग जड़, तना, पत्ती अगर जनन का आधार बनता है तो कायिक प्रवर्धन, और जो संरचना जनन का आधार बनती है वो कायिक प्रवर्ध है, और वहां कभी बीज की बात ही नहीं करते। वो तो आपका कायिक प्रवर्धन है ना, तो वहां तो आप बीज की बात ही नहीं करोगे। तो ये तो इसके वे में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर देखो ये आपका हो गया अपयुग्मन, एपोगेमी मैंने आपको बताया था। अपयुग्मन एपोगेमी कि जब उस भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका प्रतिमुखी या साई कोशिका से सीधा एम्ब्रियो बने तो एपोगेमी बताई थी मैंने। द्विगुणन डिप्लोस्पोरी बताई थी कि जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना निषेचन के सीधे ही डिप्लॉइड एग बना दे फिर एम्ब्रियो बन जाए, डिप्लोस्पोरी मैंने आपको बताई थी। और ये चौथा बीजाणु द्विविध मुकुलन, स्पोरोफाइटिक बडिंग यानी वो एडवेंटियस एम्ब्रियो ने बताई थी ना, अपस्थानिक भ्रूणता है ना, कि न्यूसलस या अध्यारोहण की कोशिका फिर बडिंग हो जाएगी तो कई सारे भ्रूण वहां बहुभ्रूणता पाई जाएगी, तो वो आपकी एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो है भाई, सेकंड भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है। कौन सा नहीं है? फर्स्ट नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, किसके अतिरिक्त? सभी के द्वारा, तो वो फर्स्ट ही आपका आंसर होगा। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो बहुत सारी बातें आपने निकाल ली। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रहा हूं। यस बेटा, तो ध्यान दे, देखो भ्रूणपोषीय बीज अनुपस्थित होते हैं। भाई किसमें? एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होते। तो देखो मक्का तो मोनोकोट और 100% आप जानते हो मक्का में एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं जी। फिर मूंगफली ग्राउंडनट में ये डाइकोट है तो इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। यस, अब चावल में अनाज है, एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं चावल में, होते ही नहीं होते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एक से अधिक विकल्प सही। आपसे पूछा भ्रूणपोषी बीज एब्सेंट किसमें है, तो मक्का में तो प्रेजेंट है, चावल में भी प्रेजेंट है, लेकिन किसमें नहीं है? मूंगफली में। तो आपका आंसर इसका क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सेकंड। यस, सेकंड। यस और नो? क्लियर? अब आपको यहाँ पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, पूरी लिस्ट ही बना लो ना कि भाई भ्रूणपोषी बीज कौन होते हैं जिनमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है। तो भाई मोस्ट ऑफ मोनोकोट, सारे अनाज, और कैस्टर डाइकोट होते हुए एंडोस्पर्मिक। और नॉन एंडोस्पर्मिक कौन होते हैं? मोस्ट ऑफ डाइकोट। ऑर्किड मोनोकोट होते हुए क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। बोलो बोलो बेटा। उसके बाद में परिभ्रूणपोषी काली मिर्च और चुकंदर। आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस। तो ऐसे अपन बात रहे कि जब भी आप क्वेश्चंस करें अपने माइंड को ओपन रखें और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इस वे में आप चलें। यस, यहां आपसे कह रखा है कि सामान्यतः जनरली एक परिपक्व निषेचित बीजांड में, यानी निषेचन हो गया, मेल गैमेट एक अंड कोशिका से मिला, जाइगोट हो गई, सिनगेमी हो गई, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, निषेचित हो गया। एक परिपक्व निषेचित बीजांड में बताओ क्रमशः N, 2N और 3N अवस्था किसके संदर्भ में पाई जाती है? यानी ये आपको स्टेज खोजनी है, अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित। तो बेटा आ जाओ। प्रतिमुखी कोशिका तो क्या होती है? N होती है। चलो, साई कोशिका भी क्या होती है? N होती है। और निषेचन के पहले भी तो अध्यारोहण तो पहले भी था, वो 2N था। बोलो इंटीग्रमेंट। अब यहां देखो प्रतिमुखी कोशिका तो क्या होती है? N होती है। बीजांड का है न्यूसलस, बीजांड का है आपका क्या होता है बेटा? 2N होता है। बात को समझे नहीं समझे? और फिर आपका ये जो भ्रूणपोष है ये क्या होता है बताओ? 3N होता है। आपसे क्या पूछा है? N, 2N और 3N। फिर देखो अंड, यहां पर अंड क्या होता है? N, प्रतिमुखी N, और ये क्या होता है? 2N। भ्रूणपोष क्या होता है? 3N। बीजांड का क्या होता है? 2N। ये क्या होता है? N। बात को समझे नहीं समझे? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा N, 2N और 3N, तो N, 2N, 3N, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने आपको सारी संरचनाएं आपको बता दी थी, आप भी समझ सकते हो कि गुरु बीजाणु जो एम्ब्रियो सैक बनाता है तो उसमें जो प्रतिमुखी होती है, एग सेल होती है, साई कोशिका होती है, वो N है।
और जो पराकण बनता है पोलन ग्रेन, उसकी काई कोशिका जननी कोशिका जो दो मेल गैमेट बनते हैं एन होते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट क्या हो गया 2n और भ्रूणपोष क्या हो गया 3n। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ओलंपियाड में कि आवर्त बीजियों में सभी पात्रों में देखो ये जनरेशन आती है n और 2n तो आती है अल्टरनेट, लेकिन एक 3n जो अतिरिक्त है वो किसमें है, आवर्त बीजियों में है। बात को समझे? तो बहुत अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और बहुत अच्छे से, और बेटा आपका भी अच्छे बच्चों का ध्येय होगा कि आप KVPI एग्जाम दें, आप बायो ओलंपियाड दें। यस और नो? क्वेश्चन हो गया? यस बेटा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करेंगे। तो अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखिए इन सबको आप समझ ले अच्छे से। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो देखिए बेटा, बहुत सारे टॉपिक अपन कवर करें से मैंने आपको बताया कि उभय मिश्रण, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, उभय मिश्रण एक जीव का विकास है, ये जिससे प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त होता है? नहीं अपन कहें कि एम्फीमिक्सिस इज ए डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड थ्रू, कि एम्फीमिक्सिस एक ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट है, कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आपको मैंने अच्छे से बताया था बेटा कि जनरली जब लैंगिक जनन होता है और जो बीज और मतलब एम्ब्रियो और बीज का, एम्ब्रियो और सीड का विकास होता है, वो ऐसे होता है कि आपको मैंने बताया था अच्छे से कि नर जनांग, मादा जनांग, फिर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, तो फिर आपको बताया था मेल गैमेट और जैसे फीमेल गैमेट, फिर दोनों का फ्यूजन होता था, आपने क्या बनाया 2n जाइगोट, और फिर जाइगोट से आपने क्या बनाया था एम्ब्रियो। तो बेटा इसको आपने, मैंने अच्छे से आपको समझा था, इसको आपने कहा था एम्फीमिक्सिस। क्या कहा था? एम्फीमिक्सिस, यानी इसको आपने कहा था उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस में कैसे डेवलपमेंट होता है जीव का या फिर एम्ब्रियो सीड का? तो क्या अब बीजाणुकता के द्वारा होता है? क्या एपोस्पोरी के द्वारा होता है क्या? नहीं, ये एपोस्पोरी तो आप जानते हो कि एपोमिक्सिस का है, ये तो एम्फीमिक्सिस है। तो एपोस्पोरी क्या अपयुग्मन, क्या एपोगेमी के द्वारा होता है क्या? नहीं, एपोगेमी के द्वारा भी नहीं होता है। क्या युग्मों के संलयन के द्वारा होता है क्या? यस 100%, है ना, गैमेट के फ्यूजन के द्वारा ही तो होता है, क्योंकि दो टाइप के गैमेट का फ्यूजन होता है, तो उसको आप बोलते हो एम्फीमिक्सिस। यस सिनगेमी, तो युग्मकों के संलयन के द्वारा। यस, क्या बिना युग्मों के संलयन के हो सकता है? नहीं। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर आंसर आपका होगा थर्ड। आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड। बताया था ना मैंने कि जनरली जो आपने सेक्स और रिप्रोडक्शन पढ़ा है पुष्पी पात्रों में वो एम्फीमिक्सिस है, आया ना, लेकिन बिना निषेचन के अगर भ्रूण या बीज बने तो एपोमिक्सिस है या एगेमोस्पर्मी है। बात को समझे? लेकिन एम्फीमिक्सिस में तो आप जानते हो कि मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर जाइगोट और फिर एम्ब्रियो आपका बनता है। बोलो फिर देखो बेटा 7वां क्वेश्चन है, डिप्लोस्पोरी द्विगुणन बीजाणुकता, खालिस्तान से भ्रूण का विकास होता है। बट डिप्लोस्पोरी एपोमिक्सिस का एक मेथड है, आपको बताया मैंने, और वहां अच्छे से आपको डायग्राम से बताया कि डिप्लोस्पोरी एपोमिक्सिस का एक मेथड है बेटा, और एगेमोस्पर्मी का एक मेथड है। यस, तो डिप्लोस्पोरी के अंदर युग्म का संलयन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बीज बन रहा है। तो कैसे? क्या न्यूसेलस से? नहीं, न्यूसेलस से नहीं है। क्या न्यूसेलस की सेल्स से भ्रूण का विकास हो रहा है डिप्लोस्पोरी में? नहीं। क्या अध्यारोहण की सेल से हो रहा है? नहीं। यस, क्योंकि वो तो फिर अपस्थानिक हो जाएगी। तो फिर क्या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से हो रहा है? यस, 2n द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, बिना अर्धसूत्री विभाजन के सीधा ही आपका एम्ब्रियो सेकंड द्विगुणित अंडा, और द्विगुणित अंडा भ्रूण बनाता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से मैंने आपको बताया था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से डिप्लोस्पोरी और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को छोड़कर अन्य द्विगुणित से, लेकिन वो अंदर की संरचनाएं होनी चाहिए, तो वो एपोस्पोरी। बात को समझे? और अध्यारोहण और उसके अपन ने बताया था न्यूसेलस का, तो वो आपका एडवेंटियस एम्ब्रियोनी बताया था ना, 3 मेथड मैंने आपको। बोलो बोलो। और क्या गुरु बीजाणु से? नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड। तो यहां पर आपने बात रखी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर थर्ड होगा आपका। क्या होगा बेटा? थर्ड। यस, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे एक एक लाइन को, एक एक शब्द को आप लाइनर बनाकर आप तैयार करें बेटा। देखो, एक मर्दुत्कीय कोशिकाओं का समूह जो बीजांड का संहत भाग, मैंने आपको बार बार बताया था कि बीजांड का जो मुख्य भाग है, बीजांड के अंदर जो संहत पार्ट है, तो वो आपका होता है बीजांड का युतक। न्यूसेलस तो होता है, तो क्या वो ऑब्टूरेटर होता है? नहीं। क्या वो मादा युग्मनज होता है? नहीं, बीजांड का होता है। आंसर आपका थर्ड होगा, न्यूसेलस। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बोलो भी। यस, अब बेटा देखो आ जाओ, भ्रूण एम्ब्रियो मैंने आपको जब बनाया था तो जाइगोट से पहला ट्रांसफर डिवीजन किया था, तो फिर आपको 2 सेल बनाई थी, बेसल आधारी कोशिका और एपिकल एम्ब्रियोनल सेल भ्रूणीय कोशिका। फिर बेसल सेल ने सस्पेंसर बनाया था निलंबक, ये बनाया था सस्पेंसर, सस्पेंसर बनाया था बेटा निलंबक।
तो सस्पेंसर का काम क्या था? क्या पोषकों का अवशोषण करना था? नहीं। क्या भ्रूण को भ्रूणपोष के पोषक क्षेत्र में धकेलना था? क्या भ्रूण को भ्रूणपोष के पोषक क्षेत्र में धकेलना था? 100% यस। फिर क्या द्वितीयक भ्रूण का निर्माण था? नहीं। लघु बीजाणु को पोषण? नहीं 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 भी, वो तो निषेचन के बाद की प्रक्रिया है ना। तो आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सेकंड। क्या होगा बेटा? सेकंड। भ्रूण को भ्रूणपोष के पोषक क्षेत्र में धकेलना, निलंबक जो सस्पेंसर था और उसमें ओस्ट्रियम सेल भी थी, तो ये मैंने आपको बताया, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। बोलो बोलो। तो बेटा पूरा मॉड्यूल क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड सारे एक्सरसाइज जो भी बायोडीटीएस का हमने आपको मैटर दे रखा, बायोडीटीएस तो कितनी सुंदर बना रखी है। प्रीवियस वो जो 200 क्वेश्चन है वो कंप्लीट मेरे बनाए हुए 200 से 300 क्वेश्चन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की जो बायोडीटीएस है वो तो मस्त है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंसेप्ट क्वेश्चन वहां आपको और मिल जाएंगे। और मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर का आप वीडियो जरूर देखें। यस बेटा। फिर देखो, अब देखो इस कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, जो आप भ्रमित नहीं होंगे। तो मैं आपको करा देता हूं बेटा इस कंसेप्ट क्वेश्चन की, यदि 6n षटगुणित 6n मादा फीमेल और 4n नरपौधे का संकरण करवाया जाए तो उनके उत्पन्न भ्रूणपोष और युग्मनज। अब बेटा देखो यहां पर कुछ भी ले, जैसे अपन सामान्यतः लेते हैं बीजाणु पीढ़ी, होती बीजाणु पीढ़ी है 2n, तो 2n ही नरपौधा 2n ही मादा। तो फिर आप जानते हो कि उनमें जनिक संरचनाएं पुमंग जायांग आते हैं और उनके अंदर जो लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी 2n और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2n। मियोसिस होती है लघु बीजाणु n गुरु बीजाणु n, और उनके अंदर गैमेटोफाइट बनते ही गैमिट नरिग्मक और मादा युग्म nn फ्यूज होते ही जाइगोट वापस 2n आ जाती है। लेकिन आप पौधा ले रहे हो 6n, लेकिन क्या ले रहे हो? मादा। ध्यान रखना, मादा ले रहे हो 6n और 4n नर ले रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आप 2n का n करते हो तो 6n का क्या कर दो? 3n, और 4n का क्या कर दो? 2n कर दिया। लेकिन अब आप समेकन कराते हो, जैसे आप जब युग्मनज बनाते हो तब तो आपने एक मेल गैमेट का ये साइन मेल गैमेट का है और एक फीमेल गैमेट का nn का संयोग कराकर वापस 2n बना देते हो। युग्मनज बनाते हो तब तो युग्मनज ही भ्रूण बनाता है। युग्मनज ही क्या बनाता है? भ्रूण। यस। अब लेकिन अगर आप वहां पर क्या बनाते हो, जब वहां पर अपन बात बेटा कि आप बनाते हो क्या? भ्रूणपोष। तो एक तो नरिग्मक लेके आते हो n, सामान्यतः n, लेकिन दो मादा के ध्रुवीय केंद्रक लेके आते हो भ्रूणकोष के ध्रुवीय केंद्रक n और n, तो फिर वो द्वितीय केंद्रक बनता है और 3n संरचना बनती है। अरे बनती है ना। लेकिन अब यहां पर आपका क्या है? 6n का आधा कितना हुआ? 3n, 4n का आधा कितना हुआ? 2n। अब देखो युग्मनज तो कैसे बनता है? एक नर तो 2n और एक मादा तो 3n, तो यहां पर युग्मनज तो क्या हो जाएगा? 5n। ये तो जाएगा जाइगोट, क्योंकि एक नरिग्मक और एक मादा युग्मक का संयोजन हो गया, सिनगेमी हो गया ना। लेकिन आपका जब भ्रूणपोष आप बनाओगे, भ्रूणपोष, तो दिमाग लगाना, भ्रूणपोष के लिए एक तो नर लेके आओगे, एक नर, चलो 2n ले लिया आपने, लेकिन दो मादा लेके आओगे तो 3n + 3n, क्योंकि वहां nn लेते थे, यहां 3n 6n, तो 6n और 2n कितना हो गया? 8n। यस बेटा। तो देखो यहां पर अपन बात है कि पहले दिया आपको भ्रूणपोष, फिर आपको दिया युग्मनज, तो भ्रूणपोष तो आपका हो जाएगा 8n और युग्मनज क्या हो जाएगा? 5n। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। और अगर अपन वैसे देते तो 3n और 2n देते, अब इसके अकॉर्डिंग अपन मियोसिस करके हाफ करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। बोलो बोलो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने क्या आया बेटा? सेकंड। आंसर विल बी सेकंड। आ गया ना? 8n और 5n। बोलो क्लियर है? तो सिंपल है। एक कभी भी आपसे ऐसे पूछे भी वो क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा कि पहले ये क्वेश्चन करवा देता हूं, दोहरा निषेचन सम्मिलित करता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या इन्वॉल्व करता है? क्या डबल फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है कि दो नरिग्मकों के द्वारा अंडकोशिका का निषेचन, एक ही अंडकोशिका को दो नरिग्मक निषेचन करे? गलत बात, ऐसा नहीं होता। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, एक परागणिका के द्वारा लाए गए दो नरिग्मकों का दो अंडकोशिका से निषेचन होता है क्या? नहीं होता। एक परागणिका के द्वारा लाए गए दो नरिग्मकों में से एक का अंडकोशिका से और दूसरे का केंद्रीय कोशिका से होता है क्या? बिल्कुल सही है। आंसर थर्ड। आंसर थर्ड। कुछ कह नहीं सकते नहीं। हमेशा दोहरे निषेचन में क्या हुआ था? जब परागनली दो नरिग्मक लेकर गई थी, एक नष्ट होती साई कोशिका में उसने रिलीज किए थे, तो एक नरिग्मक तो तुरंत अंडकोशिका से और दूसरा नरिग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक जो केंद्रीय कोशिका थी, तो एक तो युग्मनज बन गया था, एक भ्रूणपोष 3n। बोलो।
तो फिर वो एक तो सत्य निषेचन था पहला, तो जनरेटिव, और दूसरा वेजिटेटिव। तो आपने बोला था सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाकर दोहरा निषेचन और त्रिसल्यन, जो इस पृथ्वी पर केवल और केवल किसका गुण बताया था आपने? आवर्त बीजियों का। बोलो हाँ या ना। तो ये बेटा 100% आपका होगा। ये क्वेश्चन नीट 2018 में भी आया है, ये क्वेश्चन नीट 2018 में भी आया है, प्रीवियस ईयर में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यस बेटा। अब देखो वो क्वेश्चन जिनसे आप कभी भर मत होना, जैसे वो ऐसे कहता है, कुछ भी कहे आपसे बेटा, एक क्वेश्चन जो आपके सामने देता है, और वो क्वेश्चन क्या देता है बेटा, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपको देता है बेटा जी मेरे कि बताओ 400 बीजों के निर्माण में, यानी 400 बीजों के निर्माण के लिए कितने मियोसिस होंगे, कितने अर्धसूत्र विभाजन होंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पता होना चाहिए बेटा। देखो कि जब एक, मैं इसको ऐसे समझता हूं डायरेक्ट ही बिना, जब एक पीएमसी में, एक पराग मात्र कोशिका में, पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है, तो आपका बनता है लघु बीजाणु चतुष्टय, ये बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, बनता है ना। अब इस फिर ये कॉमन वाल कैलोज वाल से कवर हो जाता है, फिर कैलेज एंजाइम आता है, तो ये सेपरेट हो जाते हैं, ये लघु बीजाणु, और एक्जाइन पैटर्न भी लेड हो जाता है टेट्राड स्टेज में ही, ये लो। तो ये पोलन ग्रेन की प्रथम कोशिका हो जाती है। फिर इस न्यूक्लियस में माइटोसिस होते हैं, और काई कोशिका, जन्नी कोशिका, फिर माइटोसिस होता है, 2 नरयुग्मक होते ना, 2 नरयुग्मक, सही। तो एक बीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर, प्रत्येक माइक्रोस्पोर में नरयुग्मक 2, लेकिन बीज बनाने में, युग्मनज और भ्रूण बनाने में एक ही तो काम में आएगा, ठीक है। तो 1 से 4 हो गए ना, 1 से कितने? 4। लेकिन आपको पता है एक एमएमसी, एक मेगास्पोर मदर सेल में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब मियोसिस होता है तो बनते तो 4 गुरु बीजाणु ही हैं, बनते तो कितने गुरु बीजाणु हैं? 4। लेकिन आपको पता 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु रहता है, और वो क्रियात्मक गुरु बीजाणु फंक्शनल मेगास्पोर ही बनाता है एम्ब्रियोसैक, भ्रूणकोश, जिसमें अंड कोशिका होती है। तो कार्यात्मक तो एक ही रहा ना, तो 100 कार्यात्मक बनाने के लिए 100 एमएमसी चाहिए, 100 एमएमसी, और इधर आपके 25 कार्यात्मक बनाने के लिए, सॉरी 100 कार्यात्मक बनाने के लिए 25 ही चाहिए। कितनी चाहिए? 25। अब देखो मैं आपको बता दूं इसका कंसेप्ट, आपसे कितने भी बीज पूछे, आपसे कितने भी बीज पूछे, मैं आपको बता दूं जितने बीज हैं उसमें 1/4 और जोड़ देना बस। जितने बीज हैं उसमें क्या जोड़ देना बेटा? 1/4। मान लो 400 बीज हैं आपसे, 400 का 1/4 कितना हुआ? 100, है ना। तो ये कितने भी विभाजन चाहिए आपको? 500। कैसे भाई? देखो आराम से, 100 मियोसिस से, 100 मियोसिस किसमें हो? पीएमसी में, तो 400 लघु बीजाणु बन जाएंगे, और प्रत्येक में नरयुग्मक रहेंगे 2, लेकिन निषेचन में ये काम में आएगा। लेकिन 400 एमएमसी होगी ना, 400 मेगास्पोर मदर सेल, तब बनेंगे तो 1600, लेकिन 400 मेगास्पोर कार्यात्मक रहेंगे। 400 मेगास्पोर क्या रहेंगे? फंक्शनल, कार्यात्मक, और प्रत्येक फंक्शनल से एम्ब्रियोसैक बनेगा। इसलिए वो अंड कोशिका बनाने के लिए तो एक विभाजन से एक ही बनेगी, और इधर एक से कितने बनेंगे? 4। तो मान लो अपन को 100 बीज बनाने हैं, तो ये तो 25 × 4 यानी 100 बन जाएंगे, और इधर 100 से ही बनेगा 100, तो फिर 125 विभाजन से 100 बीज, तो देखो 100 + 1/4 यानी 100 का 1/4 25, तो 100 बीज बनाने के लिए 125 विभाजन, 200 के लिए 250, 400 के लिए 500, है ना, 500 के लिए 625, 1000 बीजों के लिए 1000 तो और 250, 1250, और 2000 बीजों के लिए 2000 और 500, 2500। तो कितना ही क्वेश्चन कर लो, ये कितना भी क्वेश्चन कर लेना, अरे आपके मॉड्यूल में, आपकी वर्कशीट में खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसलिए आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बात को समझे नहीं समझे? बात को समझ रहे हो ना? बोलो बोलो। तो बेटा अपन बात करें कि ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आप इजीली सोल्व कर सकते हो यार। अरे ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन करोगे आप, थ्योरी को ढंग से पढ़ें। यस, अभी थ्योरी अपन बात करके और भी उस चैप्टर की पढ़ाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, क्लियर। अब अपन और क्वेश्चंस करते हैं।
तो क्वेश्चन करने का बेटा मैंने आपको पूरा तरीका बताया। मॉड्यूल को भी आपको सोल्व करना है और आप ऑफलाइन मॉड्यूल भी हमारे से ले सकते हैं। ऑफलाइन मॉड्यूल भी यहाँ पर जो हमारे अलवर सेंटर के, जयपुर सेंटर के, जहाँ जहाँ आप नज़दीक है वहाँ से ले सकते हैं अपना जो भी रिसिप्ट दिखा के। और वरना अपन कहे बेटा आपको कि आप ई मॉड्यूल जो वहाँ पर आपके सामने है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको 4 चैप्टर यहाँ दे रखा है। पुष्पिपात्मा में देखो लैंगिक जनन, तो यहाँ देखिए बेटा अपने मॉड्यूल में जैसे अलग अलग टॉपिक, जीव में जनन, पुष्प परागण, युग्मोद्भिद बीजांड, है ना। फिर आपको देखो मैं सेकंड की बात करूँ तो निषेचन और भ्रूण निर्माण, निषेचन और भ्रूण निर्माण। अब देखो देखो क्वेश्चन आपका है बेटा कि जैसे द्विनिषेचन की खोज, द्विनिषेचन की खोज किसने की? ना बेटा, तो ध्यान से सुनो। देखो कि द्विनिषेचन की खोज किसने की भाई? तो अपन बात बेटा कि किस साइंटिस्ट ने की द्विनिषेचन की खोज? मेंडल ने की थी, या अपन बात बेटा कि स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, या बेटा नावासिन ने की थी, या अपन कहें यहां पर मेंडल, स्ट्रॉसबर्गर, नावासिन, या जीबी अमीकी ने की थी? जीबी अमीकी ने। तो देखो इन्होंने भी नहीं की थी, इन्होंने भी नहीं की थी, और नावासिन ने की थी। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। यस। और जीबी अमीके ने तो पोर्चुलाका में परागनलिका की बात की थी, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहां देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे अपन बात बेटा कि परागनलिका बीजांड में तो कई मार्गों से प्रवेश कर सकती है, लेकिन परागनलिका का भ्रूणकोश में, सॉरी अपन ऐसे कहें बेटा, परागनलिका का हाँ भ्रूणकोश में जो एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूणकोश में एम्ब्रियो सैक में प्रवेश होता है। तो बीजांड में तो कई संभावित मार्ग है, लेकिन आपने से पूछा परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश होता है, तो पहला ऑप्शन है अध्यावरण से, दूसरा है निभाग से, चेलेजा से, तीसरा ऑप्शन आपका है केवल बीजांड द्वारीय प्रवेश, मतलब ओनली माइक्रोपाइलर एंड से, और चौथा है सभी संभावित मार्ग हैं। तो बेटा यहां पर 100% आपका आंसर क्या होगा कि परागनलिका भ्रूणकोश में तो ओनली एंड ओनली कहां से होगा? बीजांड द्वारा प्रवेश होगा। आंसर क्या होगा? थर्ड। आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड। यस। अब अपन कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसके स्टेज आगे भी आपकी स्टेजेस हैं, क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बेटा देखिए नेक्स्ट यहां पर देखो कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस, जैसे कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस में भी, जैसे अपन कहें बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नारियल के खाने योग्य भाग, जो एडिबल पार्ट होता है, खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट बेटा, तो नारियल के खाने योग्य भाग की
तो रूपात्मक प्रकृति होती है, यानी उसकी क्या नेचर होती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है बीजपत्र, भाई वो कोटलीडोन है। सेकंड ऑप्शन आपका है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष खाया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका है फलबित्थि, पेरिकार्प, जैसे एपिकार्प होती है, मिजोकार्प होती है, एंडोकार्प होती है ना, ऐसे। या फिर अपन कहें बेटा परिभ्रूणपोष। तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि नारियल में केंद्र के और कोश के दोनों ही प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं, और नारियल के अंदर खाने के भाग क्या होता है? भ्रूणपोष, और नारियल को भ्रूणपोषी भी बताया था अपन ने। यस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई। फिर देखो बेटा, जो एक बीजपत्री से क्वेश्चन आपका है कि मक्का के दाने के, मक्का का दाना एक फल है, मक्का के दाने जो ग्रेन है, तो मक्का के दाने के बीजपत्र को क्या कहा जाता है? बीजपत्र को क्या कहा जाता है? तो बेटा आपको ही पता है कि मक्का का दाना एक फल है, लेकिन शुष्क फल है, फल भित्तियां बीज आवरण के साथ संलयित है, और वो एक बीजपत्री है। तो एक बीजपत्र में एक ही बीजपत्र है, और उस बीजपत्र को आप क्या कहते हो? क्या उसको आप मूलांकुर चोल कहते हो? बोलो, क्या आप उसको टेस्टा कहते हो? बोलो, क्या आप उसको परांकुर चोल कहते हो? नहीं जी। तो फिर आप उसको कहते क्या हो बेटा? तो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर स्कूटेलम। स्कूटेलम ही तो कहलाता ना एक बीजपत्री में, स्कूटेलम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4। बोलो जी। यस। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन जो बार बार मैंने पहले ही करवा दिया कि पुष्पी पात्मों में बिना निषेचन के बीज का बनना क्या है? वही मुकुलन है, कायिक संकरण है, असंजनन है, तो एपोमिक्सिस है। क्या बेटा? एपोमिक्सिस। यस। ऐसे अपन कहें बेटा कि जो बहुत सारे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलन का उदाहरण है? भाई कौन सा अनिषेक फलन का उदाहरण है? या अपन कहें कि कौन सा फल का विकास, फल का निर्माण अनिषेक फलन, अनिषेक फलन का परिणाम है? तो बेटा देखो इनमें से अनिषेक फलन का परिणाम क्या है, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर दे रखा है कटहल, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है बेटा कटहल। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है बैंगन। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है केला। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है बेटा कि सेब। सेब आभासी फल है, लेकिन यहां से आपसे पूछा अनिषेक फलन, यानी बिना निषेचन के फल का बनना, तो प्राकृतिक अनिषेक फलन कौन है बेटा? केला। तो यहां पर अपना बात कि जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड। बोलो भाई, यस और नो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपको यहां पर करवाए हैं, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका आप सॉल्यूशंस भी वहां पर आप देख सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन आपको करवाया गया है, और उसको जरूर देखें बेटा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको एग्जाम के लिए। एग्जाम एनसीईआरटी की किन शॉर्ट लाइंस को, छोटी छोटी लाइंस को, और जो कंसेप्चुअल होता है उसको पूछती है, और सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा। एग्जाम में कभी भी कोई फालतू ज्यादा बकवास का क्वेश्चन नहीं आता है। यस। तो यहां मैंने आपको जो कई सारे क्वेश्चंस करवाए, ऐसे अपन बात करें बेटा कि आपको मैं बताऊं कि मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल जो होता है कोलेप्टाइल, क्वेश्चन है कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल जो होता है मूलांकुर चोल, है ना? तो मूलांकुर चोल के लिए सही है बेटा, मूलांकुर चोल के लिए क्या सही है? यस। फर्स्ट ऑप्शन है कि भाई ये प्रवाह के ऊपर स्थित होता है, तो गलत बात हो गया। प्रवाह के ऊपर, सूट के ऊपर तो नहीं होता है, वहां तो खोखली पर्णीय संरचना होती है ना कोलेप्टाइल, तो प्रवाह पर स्थित होता है, ये तो नहीं है भाई। फिर सेकंड ऑप्शन आपका है बेटा कि भाई जड़ के नीचे स्थित होता है, जड़ के नीचे स्थित होता है। फिर बेटा देखो अपना बात बेटा कि आपका नेक्स्ट आपका जो आंसर इसमें है कि स्कूटेलम के ऊपर स्थित होता है, स्कूटेलम के ऊपर स्थित होता है।
ये भी नहीं है भाई, तो मूलांकुर से जड़ बनती है, जड़ के नीचे, तो आपका स्थित होता, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका है बेटा कि बीज चोल में, तो बीज चोल में मतलब ही नहीं है सीड कोट में, बीज चोल में उपस्थित होता है, तो यहां इसका कोई मीन नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सेकंड। वहां आपने एक बीजपत्री बीज में मैंने देखा होगा ना कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा, बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस, ऐसे सारी बातें हैं। और मैं आपको कहता हूं बेटा, एक क्वेश्चन आपका है कि जैसे मक्का के अंदर, या अपन कहें कि एंटीपोडल सेल की गुणिता, एंटीपोडल सेल की, तो एंटीपोडल सेल की गुणिता तो क्या होती है एन, एन है, और वो एन बराबर उसमें 20 क्रोमोसोम मान लो, एन बराबर 20 है ना। अब एल्यूरोन प्रत में कितना होगा, एल्यूरोन प्रत में, तो एल्यूरोन प्रत को हमेशा गुणपोषी यानी 3n कंसिडर करना है, एन बराबर 20 है, तो 3n बराबर कितना हो गया 60, 3n बराबर कितना हो गया 60, बात को समझ रहे हैं? तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके सामने की। यस बेटा, नेक्स्ट अपन और देखते हैं। हाँ बेटा जी, इसके अलावा देखो और क्वेश्चन आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने जो APMT मेंस 2010 में भी आया था। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो कल मैंने आपको समझाया भी कि कायिक जनन तथा असंग जनन के बीच क्या समानता है। एक तो होता ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन, तो कायिक जनन तथा असंग जनन यानी आपका था ना एपोमिक्सिस में क्या समानता है, समानता क्या है बेटा, समझे? तो पहला ऑप्शन वहां पर आपको दिया है कि ये दोनों केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, ये दोनों केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है भाई, क्योंकि आपने एक बात कही थी कि एपोमिक्सिस है ना, एपोमिक्सिस वो तो एस्ट्रेसी कुल के सनफ्लावर में या फिर ग्रासेज पोएसी ग्रेमिनी बताया था, तो ये दोनों केवल द्विबीजपत्रियों में, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा रॉन्ग, ध्यान देते जाओ। फिर आपका स्टेटमेंट दे रखा है कि इन दोनों के बीच की पुष्पन, इन दोनों में ही बीज की पुष्पन प्रावस्था नहीं होती, इन दोनों में ही बीज की पुष्पन प्रावस्था नहीं होती। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें पुष्पन हो सकता है, बात को समझे, सब संरचनाएं बन सकती है लेकिन युग्मों का संलयन नहीं होगा बस। फिर आपका थर्ड है, ये दोनों पूरे वर्ष होते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो तो फ्लावर लेने के बाद ही होगा ना एपोमिक्सिस तो। फिर आपका देखो फोर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों में अगली पीढ़ी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, प्रोजेनी होती है बेटा, अगली पीढ़ी जनक के समरूप पैदा होती है, जनक के समरूप पैदा होती है, यानी जेनेटिकल आइडेंटिकल होती है बेटा, जनक के समरूप, जेनेटिकली आइडेंटिकल। मैं आपको समझा दूं तो इसका मतलब तो क्या हो गया, क्लोन, क्लोन हो गया। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई दोनों, चाहे मैंने कहा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वहां बीज की बात नहीं कर सकते, लेकिन एपोमिक्सिस वहां चलो पुष्प भी बन सकते हैं, लेकिन आगे बीजों का विकास भी हो सकता है, लेकिन युग्मों का संलयन नहीं होगा। तो दोनों है तो किसके टाइप, एसेक्सुअल की तो टाइप हैं, दोनों एसेक्सुअल के टाइप हैं, एसेक्सुअल टाइप हैं बस। यस, दोनों में अंतर भी है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन को अपन इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये समानता भी दोनों एसेक्सुअल की तो है। तो जो नई प्रोजेनी होगी, संतति जन्मी होगी, जेनेटिकल आइडेंटिकल होगी अपने पेरेंट के, तो ये 100% आंसर इसका क्या होगा बेटा 4। या फिर ऐसा होता कि दोनों एसेक्सुअल के ही प्रकार हैं। यस बेटा, तो ये 100% क्वेश्चन का आंसर आपका यही होता। बोलो भी यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अपन आपको मैं ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
फिर देखो बीजांड का बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था सिट्रस में और मैंगो में। जो एडवेंटियस एम्ब्रियोनी है, बीजांड का बहुभ्रूणता या एडवेंटियस पॉलीएम्ब्रियोनी है ना, अपन कहें कि बीजांड का बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, तो बेटा जो एडवेंटियस पॉलीएम्ब्रियोनी है वो किसमें पाई जाती है, मैंने आपसे कहा ही था सिट्रस में, ओपनसिया में, सिट्रस में, आम में, इनमें पाई जा सकती है। सीधा आंसर बता दिया मैंने आपको, बोलो भी यस। क्वेश्चन आपका बेटा देखो बहुत सारे हैं, अपन कहें बेटा ये क्वेश्चन बार बार आ गया कि नारियल का जो पानी होता है और उसका खाया जाने वाला भाग किसके तुल्य होता है, तो भ्रूणपोष के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है बेटा, भ्रूणपोष के तुल्य होता है। यस क्लियर। और मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ये क्वेश्चन है आपका, गेहूं और मक्का के दानों में पाया जाने वाला स्कूटलम अन्य एक बीजपत्रियों के बीज के किस भाग के तुल्य है बेटा, वही बीजपत्र के तुल्य ही तो है ना स्कूटलम, किसके तुल्य बताओ, बीजपत्र के तुल्य होता है। और कि यहां अपन बात रहा कि क्वेश्चन आपका है परिवर्तनशील बीजों में या परिवर्तनशील बीजों के द्वारा या भ्रूण के द्वारा किसमें भ्रूणपोष का पूर्ण उपभोग हो जाता है, पूरा उपभोग हो जाता है। तो क्या गेहूं में हो जाता है, नहीं होता। क्या चावल में हो जाता है, नहीं होता। क्या मक्का में हो जाता है, नहीं होता। तो चना 100% आंसर क्या होगा, चना। आंसर फोर्थ, आंसर क्या होगा बेटा, चना। यस ऐसे ही अपन ने कहा था कि द्विबीजपत्री में जब भ्रूण का विकास होता है तो कितनी स्टेज आती है, प्रोएम्ब्रियो स्टेज आती है, ग्लोबुलर स्टेज आती है, मैच्योर हार्ड सेप, पहले हार्ड सेप आती है फिर मैच्योर टोरपिडो, मैच्योर और टोरपिडो, बोलो हाँ ना। तो वो एम्ब्रियो की क्या है बेटा, स्टेजेज है। बात को समझे, क्लियर। तो ऐसे अपन बात उठा कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन करने, पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है और नेक्स्ट अपन और पढ़ेंगे तो और अच्छे से हो जाएंगे। और आपको प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशन हमने डाला है नीट 2013 से, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आपको पूरा देखना है इसी यूनिट के साथ। आपको बेटा 12th के साथ बेस्ट रैंक लेके आनी है, 12th के साथ आपको सुपर रैंक शो करनी है। यस और बेटा 100% आपको अपन बात रहे कि रैंक छापनी है, तो हिंदुस्तान टॉप करना है, तो आपको मॉड्यूल बायो डीटीएस हमारी सबसे बेस्ट है। इस चैप्टर की तो सबसे गजब है वो क्वेश्चंस। तो बायो डीटीएस मॉड्यूल, और बस बायो में ज्यादा नहीं करना, मॉड्यूल बायो डीटीएस और प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन, इसलिए कि आपको एनसीईआरटी की कौन कौन सी लाइनों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या छोटे छोटे लाइन क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। यस तो ये बेटा इस टॉपिक में अपने क्वेश्चंस की बात हो गई। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कायिक प्रवर्धन की उसकी विधियां और सारी बातें अपन पढ़ लेंगे। यस फिर और जो अपन बात रहे कि एसेक्सुअल स्पोर या जो भी जन्म की विधियां आपकी रह गई हैं या जो अपन और अपन को A to Z लाइन क्लियर कर लेंगे, तब तक आप कंप्लीट मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व कर लें। फिर मैं एक बार और एक लेक्चर में आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच।